आज हमारे को पढ़ना है झिल्ली के द्वारा परिवहन। देख लेते हैं, देखिए क्या है झिल्ली द्वारा परिवहन। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो झिल्ली द्वारा परिवहन है वो होता क्या है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो क्या चीज है। इसके अंदर दो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। एक तो होता है सक्रिय, सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, सक्रिय को बोला जाता है एक्टिव और निष्क्रिय को बोला जाता है पैसिव। तो पैसिव देखते हैं पहले कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखो किसी अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सांद्रता प्रवणता के सापेक्ष बिना एटीपी की गति करना डाउनहिल परिवहन या पैसिव ट्रांसपोर्ट निष्क्रिय परिवहन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसका पहला पॉइंट है विसरण। उसका पहला पॉइंट क्या है, विसरण। विसरण क्या होता है कि जब कोई भी विलयन हो उसमें से विलय की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो। क्या बोल रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण दाब प्रवणता में अंतर के कारण अणुओं की जो गति होती है उसको कहते हैं क्या, विसरण कहते हैं। और यह विसरण जैविक तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। विसरण की बात समझ में आई, क्या बोल रहा है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गति होती है उसको विसरण कहा जाता है। विसरण जैविक तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, जीव है या नहीं है उस चीज पर निर्भर नहीं करता है। विसरण वहां वहां हर जगह होगा जहां पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन होता है। विसरण संवेदी तथा चयनात्मक भी नहीं है। संवेदी का मतलब होता है कि मान लो किसी चीज के प्रति संवेदना हो इसकी, कि कोई निरोधक या कोई संदमक इसको प्रभावित करता हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इसको कोई संदमक या निरोधक प्रभावित नहीं करता है, चाहे कोई संदमक डालो चाहे कुछ भी डालो, ये संवेदी नहीं है, संवेदी तथा चयनात्मक नहीं है। विसरण संतृप्तता भी नहीं दर्शाता है, मतलब जैसे संतृप्तता तो उसमें होती है ना जिसमें कुछ लिमिटेशन हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, इसलिए विसरण संतृप्तता भी नहीं दर्शाते हैं। इसके क्या महत्व है, देखो महत्व की बात करें तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के द्वारा उदासीन या वसा स्नेही अणु सरल विसरण से पास हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कोशिका झिल्ली है उसमें उदासीन या वसा स्नेही अणु सरल विसरण से पास हो जाते हैं। विसरण छोटी दूरी का परिवहन है, इसके द्वारा जल खनिज विसरित हो जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन की जलवाष्प, वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो वाष्प बन के जल उड़ता है उसको बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन की जलवाष्प। तथा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है, वो विसरण विधि के द्वारा ही होता है। अब देखो मैं विसरण को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आपको एक डायग्राम दिखाते हैं। देखो ये है विसरण। मैंने क्या कहा था कि ये विलयन है, जैसे मान लो ये है ए, ये है बी, ये सिचुएशन है। आप ये मान लो बी को, ये मान लो ये वाला बी है। ये बोल रहा है बिफोर डिफ्यूजन यानी विसरण से पहले की बात है ये, और ये आफ्टर डिफ्यूजन यानी विसरण के बाद की बात है। विसरण के दौरान क्या हुआ, यहां पर जो ये वाला है ये क्या है, सोल्यूट है। क्या है, सोल्यूट या विलायक नहीं है, विलेय है, सोल्यूट है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो चीज है वो क्या है, ये क्या है, सोलवेंट है, सोलवेंट या विलायक है। ये क्या है, विलायक है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ए में विलेय ज्यादा है या बी में विलेय ज्यादा है। सोल्यूट को क्या बोला जाता है, विलेय बोला जाता है। सोल्यूट को क्या बोला जाता है, विलेय। तो विलेय की सांद्रता ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है, भाई ए में ही ज्यादा है विलेय, और ए में ज्यादा विलेय होगा तो अधिक सांद्र विलयन कौन सा होगा, भाई विलेय और विलायक मिलके ही तो विलयन बनता है ना। तो जिस विलयन में विलेय की सांद्रता ज्यादा होती है उसे अधिक सांद्र विलयन बोला जाता है, और जिसकी विलयन की सांद्रता कम होती है उसको कम सांद्र विलयन बोला जाता है। तो यही तो बोल रहा है ना कि अपनी उच्च सांद्रता के विलयन से निम्न सांद्रता के विलयन की तरफ विलेय के अणुओं का गमन, यहां पर तीन ही थे ये विलेय, यहां पर देखो बराबर आ गए। और ये डिफ्यूजन कब तक चलता रहेगा, ये डिफ्यूजन तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था नहीं आ जाती है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, साम्य अवस्था है। ठीक है, जब तक साम्य अवस्था नहीं आ जाती है तब तक विसरण की क्रिया चलती रहेगी। और विसरण की क्रिया का क्या मतलब है कि अपनी उच्च सांद्रता विलयन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न की सांद्रता की तरफ विलेय अणुओं का गमन। अच्छा ऐसा ही होता है क्या, देखते देखिए क्या पढ़ा है हमने। देखो विसरण में क्या बोला कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण दाब प्रवणता में अंतर के कारण अणुओं की गति।
अणुओं की गति अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि विसरण जैविक तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, संवेदी नहीं होता है। क्योंकि सवाल अच्छा क्वेश्चन अगर बनाने वाला होगा तो अच्छा क्वेश्चन ये होगा कि क्या कोई निरोधक या संदमक डाल दे विसरण में, विसरण के दौरान, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विसरण है वो संवेदी नहीं होता है। ठीक है, इसका महत्व ध्यान ही है अपने को। क्या होता है कि एक तो उदासीन वसा स्नेही अणु है, इसलिए भाई जो झिल्ली होती है उस झिल्ली के द्वारा उदासीन या वसा स्नेही अणु सरल विसरण से पास हो जाते हैं। जैसे देखो कौन सी झिल्ली है, ये झिल्ली है, अरे ये झिल्ली है ना, ये सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल मेम्ब्रेन से वसा स्नेही जो अणु होंगे वो वसा स्नेही अणु इधर से इधर पास हो सकते हैं, बीच में से पास हो सकते हैं, इधर से पास हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो वसा स्नेही होते हैं। और आपको पता है रोकता कौन है इनको? रोकती कौन है? टेल रोकती है। तो बीच में जो ये लिपिड है, ये लिपिड का ये टेल वाला भाग जो कि हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो रोकती है। अब मेरे को ये बताओ कि ये जल विरोधी है लेकिन वसा विरोधी तो नहीं है, वसा स्नेही है, तो वसा स्नेही अणुओं को ये जाने देगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखो सुसाध्य विसरण क्या होता है भाई। दूसरा एक निष्क्रिय परिवहन का ही अगला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है? सुसाध्य विसरण है। ये क्या कहता है कि जो जल स्नेही अणु होते हैं वो जल जब टनल प्रोटीन या पोरीन से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पास होते हैं तो ऐसे सुसाध्य विसरण कहा जाता है। भाई जो जल स्नेही अणु होता है जब टनल प्रोटीन या पोरीन से अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पास होते हैं, गमन करते हैं, तो उसे सुसाध्य विसरण कहते हैं। सुसाध्य विसरण, अच्छा आगे समझाता हूं, देखो मैं क्या होता है सुसाध्य विसरण। यह है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो होता है सुसाध्य विसरण। ये तो देखो डिफ्यूजन है, तो ये झिल्ली है, ये तो कौन है? लिपिड है, वसा है। लिपिड है, और इधर कौन है? प्रोटीन है। ये एक तरीके की क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं, प्रोटीन परत है। अरे भाई ये प्रोटीन थी ना, तो इसका मतलब ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम है ये। ठीक है, अब इस झिल्ली के अंदर, इस झिल्ली द्वारा देखो ये जो अणु थे, डिफ्यूजन किसका हो रहा है? वसा स्नेही अणुओं का। वसा स्नेही अणु जब अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन कर रहे हैं तो उसको क्या बोल दिया? डिफ्यूजन बोल दिया। अब ये जो अणु थे, ये अणु किसके थे? जल स्नेही थे। ये अणु किसके थे? जल स्नेही थे। जल से स्नेह करने वाले थे, वसा से स्नेह नहीं थे। तो इनको इधर आने के लिए क्या चाहिए? टनल प्रोटीन चाहिए या पोरीन चाहिए? ये क्या है? पोरीन्स है। क्या है? पोरीन्स। पोरीन्स या टनल प्रोटीन्स है। ठीक है, तो इन पोरीन्स या टनल प्रोटीन के द्वारा अपनी उच्च सांद्रता, देखो इधर उच्च सांद्रता है ना इस विलेय की, इधर की अपेक्षा इधर उच्च सांद्रता है, तो अपनी उच्च सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता की तरफ गमन कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, गमन ये एक तरीके का विसरण है। यहां पर विसरण सीधा हो रहा था, यहां पर विसरण सीधा हो रहा है, किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहां पर किसी गाड़ी की जरूरत पड़ती है। ये पोरीन है एक तरीके की, क्या है? एक तरीके की ये गाड़ी है। गाड़ी के द्वारा जो विसरण होता है उसी को क्या कहा जाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सुसाध्य विसरण कह दिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ये डिफ्यूजन हो गया, ये हो गया। देखो सुसाध्य विसरण क्या है। सुसाध्य विसरण क्या बोल रहा है अब देखो अच्छे से समझ में आएगा कि जब जल स्नेही अणु, भाई जल स्नेही वसा स्नेही अणु तो सीधे निकल सकते हैं, लेकिन जल स्नेही अणु जब टनल प्रोटीन या पोरीन से अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पास होते हैं तो उससे सुसाध्य विसरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सुसाध्य विसरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कह रहे हैं हम? सुसाध्य विसरण कह रहे हैं। ओके,
उसके बाद में बोल रहा है कि सुसाध्य विसरण चयनात्मक हो गया तथा निरोधक के प्रति संवेदी होता है। चयनात्मक तथा निरोधक के प्रति, भाई संवेदी का क्या मतलब है यहाँ पर? संवेदी का यह मतलब है कि अगर इसमें कोई संदमक डाल देंगे हम तो सुसाध्य विसरण की जो क्रिया है उसमें फर्क पड़ेगा, वो निरोधक का मतलब धीमी हो जाएगी, सुसाध्य विसरण की जो क्रिया है वो धीमी हो जाएगी। अरे समझ में आ गई क्या बात? इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो और एक चीज और यहां पर दे रखा है कि जब सभी पोरियंस परिवहन में शामिल हो जाते हैं तो ये संतृप्तता दर्शाते हैं। अच्छा, संतृप्तता होता क्या है? संतृप्तता का मतलब है कि जब सारे पोरियंस, पोरियंस का मतलब जितने भी, देखो पोरियंस है, हाँ, अब मेरे को बताओ कि जैसे मान लो दो है, इसमें दो ही पोरियंस इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो क्या दो पोरियंस से अगर जितने अणु निकल रहे हैं, एक एक करके निकल रहे हैं, तो क्या ये संतृप्त नहीं हो गए क्या? भाई एक तरीके से रुक नहीं गया क्या? क्या तीसरा पोरियन निकल सकता है क्या इधर से? अरे किधर से भी नहीं निकल पाएगा। लेकिन विसरण के दौरान तो कोई संतृप्तता नहीं होती, क्योंकि वो तो पूरी मेम्ब्रेन में किधर से भी निकल सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। लेकिन सुसाध्य विसरण में जितने पोरियंस होंगे उतने ही एक साथ क्या निकल सकते हैं? जल स्नेही अणु निकल सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो भाई, ये सभी पोरियंस परिवहन में शामिल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? संतृप्तता दर्शाएगा। ठीक है, इसके बाद में, हाँ, इसके बाद में देखो, अब प्रासरण की बात करते हैं। विसरण और सरल विसरण और सुसाध्य विसरण समझ में आ गया क्या? एक बार यस करके बता दो मेरे को, समझ में आ रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अरे विसरण और सुसाध्य विसरण समझ में आ गया? मेरे ख्याल से जो डायग्राम मैंने बताया उनसे काफी अच्छा समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ इतनी अच्छे से नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? इंदु वाला, विक्रम जी, ठीक है। अच्छा चलो, अब प्रासरण की बात करते हैं कि प्रासरण क्या होता है। देखो, प्रासरण को इंग्लिश में कहा जाता है ओस्मोसिस। क्या कहते हैं? ओस्मोसिस। क्या ये भी सरल निष्क्रिय परिवहन का उदाहरण है? बिल्कुल, ये निष्क्रिय परिवहन का तीसरा पॉइंट है। ये सक्रिय परिवहन नहीं होता, ये भी निष्क्रिय परिवहन है। प्रासरण की दो तीन परिभाषाएं आपको मिलेगी। देखो कौन कौन सी मिलती है। एक तो ये मिलेगा आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जल के अणुओं का जो विसरण होता है उसे प्रासरण कहते हैं। क्या कर रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के द्वारा जल के अणुओं का विसरण प्रासरण कहलाता है। या दूसरी परिभाषा, या बोल रहा है यहां पर, कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा विलायक के अणुओं की गति प्रासरण है। ध्यान से हर एक लाइन को सुनना। कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा विलायक अणुओं की जो गति है वो प्रासरण है। देखो डायग्राम से देखते हैं। अब देखो ओस्मोसिस, यहां पर देखो आपको ये दिख रहा होगा। ओस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मतलब विलायक अणुओं की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम लो टू हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन लो टू हाई क्या बोल रहा है भाई? किसकी? सोल्यूट की। यहां पर अगर मैं कहूं विलायक अणुओं का विसरण ही प्रासरण होता है, क्या सत्य है क्या? देखो ध्यान से देखते हैं भाई। यहां पर देखो, इस बीकर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी हमने बीच में, और क्या भर दिया? जल भर दिया। और जल में आधे भाग में तो मैंने डाला आधा चम्मच चीनी, जिसके ये सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है। सोल्यूट क्या होते हैं? विलेय होता है। विलेय है। और जल है, वो जल क्या क्या होता है? विलायक होता है। और इधर मैंने 2 चम्मच चीनी के डाल दिए। तो मेरे को बताओ, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया। तो जब ओस्मोसिस नहीं हुई थी उस वक्त ए पार्ट की सांद्रता कम है, ए पार्ट के विलियन की सांद्रता कम है। ए पार्ट में मैं कहूं, इस ए में, इस ए में मैं कहता हूं कि विलियन है, वो कैसा है? विलियन की जो सांद्रता है, विलियन सांद्रता जो है कैसी है? कम है। ठीक है। लेकिन बी पार्ट की बात करूं तो विलियन की सांद्रता ज्यादा है। हाई कंसंट्रेशन किसकी है? ये हाई कंसंट्रेशन है विलियन की। अब आपको पता है कि अब आप देखो कुछ कंफ्यूज होंगे आप यहां पर। ओस्मोसिस की प्रक्रिया होती है मूवमेंट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट कौन है यहां पर? सोलवेंट कौन है यहां पर? सोलवेंट है जल। अरे विलायक कौन है? विलायक जल ही तो है। तो विलायक, यहां पर मूवमेंट किसका हो रहा है? जल का।
ऑफ लो टू हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट की। भाई विलेय की कम सांद्रता, विलेय की कम सांद्रता होगी, वहीं पर विलियन की कम सांद्रता होगी। तो विलेय की या विलियन की कम सांद्रता से विलेय की या विलियन की अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का गमन। भाई गमन किसका हो रहा है? सोलवेंट। मूवमेंट किसकी हो रही है? मूवमेंट किसकी हो रही है? जल की हो रही है। और जल क्या है? जल क्या है? सोलवेंट है। मतलब जल क्या है यहां पर? देखो जो जल है वो जल है, क्या है? विलायक है। जल क्या है? विलायक है। विलेय कौन है? कोई भी विलेय मान लिया मैंने, चीनी मान ली कि भाई चीनी है, आधा चम्मच चीनी है, ये मान लो आप चीनी मान लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं एक गिलास में आप अगर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा करके एक तरफ भाई उसको बराबर बढ़ लेंगे और एक तरफ आधा चम्मच चीनी डालो, दूसरी तरफ 2 चम्मच चीनी डालो, तो क्या होगा? जो ज्यादा चीनी जहां डाली थी वहां का आयतन बढ़ जाएगा और इधर का आयतन घट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर क्या होगा? प्रासरण होगा। प्रासरण क्यों होगा? क्योंकि यहां पर हमारे को क्या करना है? इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था लानी है। सेम कंसंट्रेशन हो गई है। अब यहां पर आकर के विलीन कैसा हो गया है? साम्य हो गया है। मतलब जितना विलेय विलायक के बीच में अनुपात ए में है उतना ही विलेय विलायक के बीच में अनुपात बी का है। क्यों? क्योंकि यहां पर विलेय विलायक के बीच में अगर मान लो 3:1 था, यहां पर 1:3 था, तो अब दोनों एक 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 बराबर हो गए। समझ में आ गई? ओस्मोसिस के दौरान किसका मूवमेंट होता है? मूवमेंट किसका होता है? जल का होता है। ध्यान रखना, जल क्या है? जल हो या विलायक हो, विलायक का मूवमेंट होता है। और किधर से होता है? अब विसरण कैसे है वो चीज समझाता हूं। देखो इधर मेरे को बताओ कि विलायक यानी जल है, जल की सांद्रता ए में ज्यादा है, इस बीकर इसमें इधर ए में जल की सांद्रता ज्यादा है या बी में ज्यादा है? अरे यार विलेय की सांद्रता कम है तो इसका मतलब विलायक की सांद्रता ए में ज्यादा होगी, और विलायक की सांद्रता ज्यादा है ए में तो बी में विलायक की सांद्रता कम होगी। तो विलायक तो अपनी उच्च सांद्रता, ए में ध्यान रखो विलायक की सांद्रता उच्च है, तो विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर नहीं आएगा क्या? और अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं की गति क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। समझ में आ गई? मेरे ख्याल से अब जो मैं लाइन समझाना चाह रहा था वो समझ में आ गई होगी। मैंने लाइन क्या समझाई थी आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जल के अणुओं का विसरण हो रहा है। भाई जल के अणु तो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही तो गमन कर रहे हैं। विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं, उसी को तो प्रासरण कह रहे हैं। अगला परिभाषा क्या बोल रहा है कि कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा विलायक अणुओं की जो गति होती है उसी को प्रासरण कहते हैं। अरे बात समझ में आ गई क्या? प्रासरण की क्रिया समझ में आ गई क्या? एक बार बोलो मेरे को। बहुत बार समझ में नहीं आ पाता, बहुत मतलब कंफ्यूजन ज्यादा होता है इसमें, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं। प्रासरण की क्रिया समझ में आई क्या? यस बोलो। सबको आ गई प्रासरण की क्रिया? कमेंट करो एक बार। विक्रम, इंदुबाला, समझ में आ रहा है? प्रासरण ठीक से समझ में आ गया, विसरण आ गया और सुसाध्य विसरण, तीनों चीजें अलग अलग है, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब देखो ओस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है? शुद्ध जल का जो ओस्मोटिक प्रेशर है। हाँ विक्रम जी, ओस्मोसिस समझ में नहीं आया क्या? विक्रम जी ओस्मोसिस या प्रासरण समझ में नहीं आया? अच्छा, क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, मैं एक बार दोबारा से समझा दूंगा। देखो ध्यान से सुनो भाई, यहां पर क्या बोल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जल के अणुओं का जो विसरण होता है वो कहलाता है प्रासरण। अब विसरण हमने क्या देखा था? विसरण देखो क्या देखा था? विसरण में क्या देखा था हमने? विसरण में यह देखा था कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण, दाब प्रवणता में अंतर के कारण अणुओं की गति। भाई अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं की गति होती है, वो विसरण होता है। यहां पर कोई डिफाइन नहीं है कि विलेय जाएगा विलेय जाएगा, जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी वो जाएगा कम सांद्रता की ओर। समझ में आ रही बात? विसरण। अब देखो विसरण के बाद में प्रासरण क्या बोल रहा है कि यहां पर जल के अणुओं का विसरण हो रहा है, जल के अणुओं का विसरण ही प्रासरण कहलाता है। जल के अणुओं का विसरण कैसे हुआ? देखो जल के अणुओं का विसरण कैसे हुआ? भाई मैं कह रहा हूं यहां पर कि ए बीकर है जिसमें आधी झिल्ली, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली डाल देते हैं बीच में, दोनों को बराबर भर दिया, एक ए में आधा चम्मच चीनी डाली, बी में 2 चम्मच चीनी डाली। थोड़ी देर बाद में जब ओस्मोसिस या प्रासरण की क्रिया होने के बाद में परिणाम क्या आता है कि ए वाली झिल्ली की तरफ, मतलब एक की तरफ आधा जो ए था उस तरफ तो जल कम हो जाता है और बी की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर मेरे को बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जल का विसरण हुआ है? क्यों? क्योंकि ए में जल ज्यादा है या बी में ज्यादा है? भाई विलेय है, चीनी ए में कम है, बी में चीनी ज्यादा है,
तो इसका मतलब बी में चीनी ज्यादा है तो जल कम होगा। अरे घोल लिया ना इसने भाई, जल के अणु यहां पर ए में मान लो 1 2 3 4 5 6, भाई 6 विलेय के अणु, 6 चीनी के मॉलिक्यूल जल से जुड़े, कितने जल से जुड़े होंगे? 6 से जुड़े होंगे। टोटल इधर 20 था, जैसे मान लो भाई ए में मैं मान रहा हूं कि अगर ए में 20 मॉलिक्यूल थे जल के, विलायक के कितने मॉलिक्यूल है? बीकर में कितने हैं? 20 है, 20 मॉलिक्यूल है। तो 20 में से ए में तो 6 ही जुड़े हैं, 14 बच गए ना, लेकिन बी में तो कितने जुड़ गए? लगभग 12 13 मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो 6 7 मॉलिक्यूल ही बचे हैं जल के। इसका मतलब जल की सांद्रता ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है? ऑब्वियसली ए में ही ज्यादा होगी, जल की सांद्रता ए में ज्यादा है। और ए में जो जल की सांद्रता ज्यादा है, तो अभी विसरण में हमने क्या पढ़ा कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं की गति विसरण कहलाती है। तो क्या जल का विसरण नहीं हो रहा है? क्या जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर नहीं जा रहा है? क्या जा रहा है ना? समझ में आ गया? दूसरी परिभाषा क्या थी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, भाई इधर कंसंट्रेशन किसकी है? ये लो कंसंट्रेशन किसकी है? ये लो कंसंट्रेशन किसकी है? विलेय की भी कंसंट्रेशन लो है, सांद्रता कम है, और विलियन की भी सांद्रता कम है। अरे विलियन क्या होता है? विलियन क्या होता है? विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक, यही होता है ना विलियन। तो विलियन, अगर विलेय की सांद्रता ज्यादा होगी तो विलियन की सांद्रता भी ज्यादा होगी, विलियन की सांद्रता कम होगी तो विलेय की सांद्रता कम होगी। अब विलायक को बोलूं मैं, तो विलायक को इधर ले आएंगे तो क्या बच जाएगा? विलायक बराबर विलियन माइनस विलेय। तो 20 में से 6 गए, 20 में से 12 गए, इधर कितने बचे? 14 बच गए। इधर कितने बचे? 8 बचे। मतलब यहां तो 8 ही कम है, 8 ही जल के मोलिक्यूल है बी में तो, और ए में कितने मोलिक्यूल है? 12 मोलिक्यूल है। तो विलेय जल की सांद्रता ज्यादा होगी, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से अब। तो ये ध्यान रखना कि जो जल की सांद्रता का, जल का परिवहन होता है, ये ध्यान रखना बस आप। तो किसका परिवहन होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई है तो और मैं अच्छे से समझा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं यहां पर अंतर बता रहा हूं कि डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में क्या अंतर है, विसरण और प्रासरण में क्या अंतर है। डिफ्यूजन क्या था? मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल, यानी अणुओं का मूवमेंट है यहां पर, मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं की गति ही क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। अब यहां पर बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट मूव, मतलब मूव क्या कर रहे हैं यहां पर? सोलवेंट, यानी विलेय भी मूव कर सकता है और विलायक विलायक भी मूव कर सकता है। ठीक है। प्रासरण में क्या था? प्रासरण में यह था कि मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, यानी वाटर होता है मुख्यतः, सोलवेंट यानी विलायक, अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जल के अणुओं का जो गमन होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, उसी को क्या कहा जाता है? प्रासरण कहा जाता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहां पर जल के अणुओं का गमन हो रहा है। विलायक उतने ही अब है, उतने ही अब है, पहले भी जितने विलायक थे ए में उतने ही बाद में है ए में, लेकिन फर्क किसका आया है? विलायक का आया है। बी में विलायक बाद में बढ़ गया है, पहले कम था विलायक। तो विलायक के अणुओं का विसरण ही प्रासरण होता है। समझ में आ गई? इसके बाद में भाई इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि जब सभी पंप परिवहन में शामिल होते हैं तो यह संतृप्तता दर्शाते हैं, क्योंकि यह किसके द्वारा होता है? यह भी पोरेंस के द्वारा होता है। अच्छा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ गया, सॉरी सॉरी, थोड़ा पीछे चलो। डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, और ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब प्रासरण को सांद्रता के आधार पर जो विलियन है वो 3 प्रकार के विलियन होते हैं, और ये ध्यान रखना भाई शुद्ध जल का ओस्मोटिक प्रेशर या प्रासरणी द्रव होता है वो कितना होता है? 0 होता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ओस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरणी दाब सांद्रता विलेय की सांद्रता के समानुपाती होती है। अगर विलेय की सांद्रता ज्यादा है तो वहां का ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और हमेशा जल का जो गमन होता है वो कम ओपी से उच्च ओपी की तरफ होता है। ओपी क्या है? प्रासरण दाब है। तो जल का गमन होता है कम प्रासरण दाब से उच्च प्रासरण दाब की तरफ होता है। अब प्रासरण सांद्रता के आधार पर विलियन है, वो मैं इसके आगे आगे कल करवाऊंगा। प्रासरण सांद्रता के आधार पर विलियन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो भी कल करवाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई कि आज की क्लास में कुछ समझ में नहीं आया हो, अब समझ में आ गया कि विक्रम जी? मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है, ओके। तो चलो ठीक है, कल करते हैं आगे की क्लास। आज की क्लास इतनी कंप्लीट कर लेना, आप लिख लेना नोट्स वगैरह, और कल हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय प्रासरण पढ़ेंगे, और साथ में क्या पढ़ेंगे? ये
प्रासरण सांद्रता के आधार पर जो विलयन के प्रकार होते हैं, समप्रासरी, अतिप्रासरी, अधोप्रासरी, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। मुस्कुराते रहो। ठीक है, ओके, बाय बाय।